नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो। हर रोज हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको फाइनेंसेस के गुर सिखाने के लिए, क्योंकि निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करके आज से अभी से निवेश कीजिए और हर कदम पर मदद करने के लिए योर मनी आपके साथ है ही। तो फटाफट से नोट कीजिए तरीका कैसे आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए yourmoney@nw18.com। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 705220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। साथ ही वहां पर अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #yourmoney लिखकर। आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपकी क्वेरीज को तो शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बातचीत करेंगे एनएफओस की, यानी न्यू फंड ऑफर। एक्चुअल में न्यू फंड ऑफर होता क्या है, कैसे ये कामकाज करता है, क्यों इनमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनली जो न्यू फंड ऑफर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के ही नए फंड्स होते हैं। तो क्या वेट करके इन्वेस्ट करें या फिर न्यू फंड ऑफर में भी पैसे लगाने के बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो बताइए विरल, सबसे पहला सवाल तो यही कि एनएफओस होते क्या हैं? शुक्रिया दीपाली जी, आपने शो पे बुलाया। देखिए, इस बार अगर हम देखें तो जैसे आईपीओ बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, प्रचलित है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं, लिस्टिंग के गेन भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो उसमें हमेशा जैसे म्यूचुअल फंड में बात करें तो म्यूचुअल फंड में जैसे स्टॉक्स के बारे में आईपीओ होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएफओज होते हैं। बट हालांकि दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं, वो एक समान नहीं है। न्यू फंड ऑफर बेसिकली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट जो कैटेगरीज सेबी ने क्लासीफाइड की है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने नए नए फंड्स लाते हैं। अपने जो ओवरऑल फंड्स जितने लेकर आ चुके हैं और जो भी नए लाना चाहते हैं, नए कैटेगरी के साथ लाना चाहते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है न्यू फंड ऑफर। अभी न्यू फंड ऑफर जब हम कहते हैं दीपाली जी, साथ साथ में ये भी देखना चाहिए लोगों को कि बहुत सारे मिथ उसके जुड़े हुए हैं उसके साथ। और बहुत बार लोग समझते हैं कि भाई एनएफओ है तो अच्छा ही है, अच्छा रिटर्न देगा ही, उसके प्राइस के ऊपर भी बहुत सारे मिथ होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मिथ जो होते हैं एनएफओज में, वो यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो मिथ है वो मिथ को ध्यान में रखिए और फिर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो जो मिथ एक होता है कि वो आईपीओ की जैसे सिमिलर नहीं होते हैं। अभी आईपीओ में कैसे होता है कि कोई एक कंपनी को पैसा अगर रेस करना है मार्केट में, स्टॉक मार्केट से, तो वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं और वो एक पर्टिकुलर कंपनी का एक स्टॉक बन के रह जाता है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो नया फंड ऑफर आता है, वो नया फंड ऑफर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेकर आती है। जब ये एनएफओ आता है तब पहले से पता नहीं होता है कि वो कौन से स्टॉक्स में निवेश करने वाले हैं। हालांकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी डिफाइन होती है, बट कौन से स्टॉक्स में वो निवेश करने वाले हैं वो पता नहीं चलता है। वो जब एक बार एनएफओ खत्म हो जाता है उसके बाद ही उसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा कि भाई हमने ये सारे स्टॉक्स में ये कैटेगरी के मुताबिक ये जो एनएफओ आया है उसमें निवेश किया है। तो ये एक मिथ है कि वो आईपीओ जैसा सिमिलर नहीं है। दूसरा एक मिथ ये भी है दीपाली जी कि वो बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि एनएफओ जो होता है वो 10 रुपये से आता है तो वो चिप है, सस्ता है। तो ऐसा भी नहीं होता है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और पहले अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तो कम से कम 40-45 ईयर्स इंडस्ट्री की हो चुकी है। जब भी कोई भी एनएफओ आता है वो तो 10 रुपये से ही शुरू होता है। और आज ऐसे तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड की एनएवीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा एनएवीज हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता है कि 10 रुपये का एनएवी वाला नया फंड जो आता है वो सही है, वो अच्छा है। तीसरी बात, हमेशा ये भी देखना चाहिए कि नया है तो बेहतर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है दीपाली जी कि बहुत बार जो बैंक्स होती है या तो कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स होती है या कई बार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एनएफओ को पुश करते हैं लोगों के सामने कि भाई 10 रुपये की एनएवी है और 10 रुपये की एनएवी है, सस्ता है, आप ले लीजिए। ये गलत है। एक्चुअली अगर देखने जाए तो
सस्ता है तो अच्छा है ऐसा नहीं है। आप NFO को पहले समझिए, NFO को देखिए और जो उसकी कैटेगरी है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि अगर आप नए निवेशक हैं तो आप NFO से शायद से शुरुआत कर सकते हैं, बट आपका पोर्टफोलियो पहले आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और फिर निश्चित करिए कि आपके लिए ये NFO सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो और सिमिलर कैटेगरी का ही वो NFO आ गया है। परफॉर्मेंस की बात करें, यही कि अगर हम NFO में सस्ता है और हम डालते हैं, परफॉर्मेंस की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 तक जितने भी NFOs आए, 2019 से लेकर 2024 में जितने भी NFOs आए, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो करीबन 10 में से 6 जो NFOs आए हैं उसने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क से, राइट। और दूसरा एक है कि 4 में से एक ही NFO जो है वो क्वार्टाइल में टॉप परफॉर्मेंस पर रहता है। तो ये भी एक एनालिसिस ऐसा कहता है कि हर एक NFO जो होता है वो अच्छा ही रहेगा, अच्छा परफॉर्म ही करेगा और 10 रुपये का है तो मुझे डालना चाहिए। तो NFO में जब निवेश करना है तो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? 90% टाइम, मेरा ऐसा कहना है कि 90% टाइम उसको अवॉइड करना चाहिए NFOs को। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो कैटेगरीज AMCs के पास नहीं होती है वही कैटेगरीज वो लेकर आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कुछ नया निकल कर नहीं आता है और शायद से टाइमिंग भी सही नहीं हो सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे NFOs आ रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, सेम ही कैटेगरीज, अगर आपके पोर्टफोलियो में सेम कैटेगरी के फंड होंगे तो नया ऐड करने जैसा कुछ नहीं होगा, तो टाइमिंग भी सही नहीं हो सकती है। 10%, अगर मैंने 90% ना बोला है तो 10% हम कब देख सकते हैं NFO को? कोई यूनिक स्ट्रेटेजी है डेफिनेटली, कोई एक अलग ही कैटेगरी लेकर या तो अलग कॉम्बिनेशंस, उसके स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन, जैसे अभी न्यू इंडिया हम कह रहे हैं तो न्यू एज सेक्टर्स वाला कोई निवेश करने वाला ऐसा कोई फंड हो, ऐसा कोई NFO हो, डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो जो अब तक कोई स्ट्रेटेजी फंड हाउस में नहीं आई हो, तो डेफिनेटली देख सकते हैं। फंड मैनेजर भी अगर एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी काफ़ी पहले बहुत सारे फंड्स लेकर आए हैं, अगर न्यू फंड की बात करें तो ऐसे भी ट्रैक रिकॉर्ड हो सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से फंड मैनेजर ने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छे रिटर्न के साथ एक्सपीरियंस रिटर्न दिया है, तो वो फंड में न्यू NFO में आप डाल सकते हैं। और तो यानी विरेन ये मान के चले कि न्यू फंड ऑफर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास अच्छे म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी हैं, अच्छे फंड हाउसेस की तरफ से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनके साथ स्टिक करें, क्योंकि 90% आपने जैसे कहा कि 90% आपकी राय यही है कि NFO को अवॉइड करना चाहिए, तो विल स्टिक विद दैट डिसीजन और न्यू फंड ऑफर पर इतना ध्यान ना दें। लेकिन जब स्कीम की परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाए, कौन उसे मैनेज कर रहा है, ये तमाम बातें, जैसे आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिसर्च करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड की रिसर्च करें और तब इन्वेस्ट करें। न्यू फंड ऑफर पर उतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। चलिए, ये तो बात है न्यू फंड ऑफर की। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले कॉलर अनुज मेहता अंबाला से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनुज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, अनुज मेहता बोल रहा हूँ अंबाला से। मैडम मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया है आपसे। मेरा 39,500 मंथली इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में और मेरे पास ऑलमोस्ट 12 फंड्स हैं जिसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो जाता है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा फंड्स हैं, तो क्या मैं कुछ फंड्स इसमें कम कर सकता हूँ और वही जो मेरा इन्वेस्टमेंट उनमें जा रहा है वो मैं दूसरे फंड्स में डाल सकता हूँ? ओके। जो फर्स्ट मेजर क्वेश्चन मेरा यही है। एंड सेकंड मेरा जो प्लान है, लगभग 12 फंड्स हैं आपके पास अनुज? जी मैडम, 12 फंड्स हैं मेरे पास। इन फंड्स में टोटल 39,500 मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपकी अब तक इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो चुकी है, फंड वैल्यू, और प्लस आपका गोल क्या है? मैडम मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 19 लाख है और जो मेरी वैल्यू है अभी 35 लाख है। अच्छा, तो प्रिंसिपल आपका 19 लाख है और विद प्रॉफिट आप 35-36 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, राइट? राइट जी। ओके,
तो लगभग 40,000 की इनकी एसआईपी चल रही है हर महीने विरल, और जैसे इन्होंने बताया 15 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है। टोटल जो इनका पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 37 लाख के आसपास है। फंड्स जैसे इन्होंने राइटली मेंशन किया काफी सारे हैं, 12 फंड्स हैं। मैं क्विकली नेम बता देती हूँ आपको। एसबीआई स्मॉल कैप 6500 पर मंथ, एचडीएफसी डिफेंस फंड 5000 रुपए महीना, आईसीआईसी प्रू मल्टी कैप 5000 रुपए महीना, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मिराई एसेट फोकस, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, आदित्य बिरला का मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी, इंडिया जेन नेक्स्ट फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है। तो फंड की डिटेल्स आपके पास हैं विरल, बताइए इनके लिए क्या सजेशन है। दीपाली जी देखिए, अनुज जी को पहले तो उनकी 39,500 की एसआईपी चल रही है, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 37 लाख है और 15 सालों में कम से कम उनको 5 करोड़ हासिल करने हैं। 12 फंड उनके पोर्टफोलियो में है, उसमें से आदित्य बिरला के 2 फंड, एक्सिस के 2 फंड, एचडीएफसी के 2 फंड, मिराई के 2 फंड और एसबीआई के 2 फंड। मैंने ये इसके लिए कहा क्योंकि एक ही एएमसीज के उन्होंने 2-2 फंड्स लिए हैं। हमेशा हम ये कहते हैं दीपाली जी कि आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें अलग अलग एएमसीज के फंड सिलेक्ट करिए और एएमसीज के डिफरेंट कैटेगरीज जो है उसमें आपका पोर्टफोलियो बनाइए। और 12 फंड वैसे भी बहुत ज़्यादा है, 6 या 7 फंड मैक्सिमम रखिए पोर्टफोलियो में और फिर उसको आपको ट्रैक करने में भी आसानी होगी और आप शायद से आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो में से क्या निकलना चाहिए, एचडीएफसी का डिफेंस फंड्स हैं उसमें से निकलिए, आदित्य बिरला का मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से निकलिए, एक्सिस का मिड कैप फंड है उसमें से निकलिए, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है उसमें से निकलिए और एसबीआई का एनर्जी फंड है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद से 10 रुपए की एनएफओ से आपने ये फंड्स में निवेश करना शुरू किया है। ये 5 फंड में से निकलिए और बाकी के जो फंड बचे हैं राइट, वो फंड में आपका ओवरऑल एलोकेशन, वही 7 फंड में आपका ओवरऑल एलोकेशन होना चाहिए और ये फंड में से मैं निकलने की सलाह दे रहा हूँ। आपका टारगेट जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम 63,000 की एसआईपी ओवरऑल करनी पड़ेगी 12% अनुमान से, तो ही आप वो 15 सालों में आप 5 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो आपका जो टारगेट है वो हासिल नहीं होता दिख रहा है। ओके, तो लगभग अगर हम इसी एसआईपी अमाउंट के साथ जाएं तो करीब करीब 4 करोड़ का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको 5 करोड़ का टारगेट हासिल करना है तो 60-65 हज़ार की एसआईपी आपको लगेगी। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, चेंजेस आप नोट कर लीजिए प्लीज अनुज। 4 फंड्स जिनसे आपको एग्जिट करना है और इसी राशि को आपको बाकी फंड्स में डिप्लॉय करना है जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड, आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। जिन फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपकी कंटिन्यू रहेगी उसमें एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रू मल्टी कैप, मिराई एसेट लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, मिराई एसेट फोकस्ड, आदित्य बिरला का इंडिया जेन नेक्स्ट फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस स्मॉल कैप रहेगा। बढ़ेंगे आगे, राजेश कुमार है हमारे साथ पंजाब से। राजेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। बताइए सवाल अपना। सवाल ये है कि मैं जैसे 30 SIP कर रहा हूँ और मैंने 4 लाख और 6 लाख की मैंने STP के थ्रू भी पैसे लगा रखे हैं और अभी टोटल मेरा जो चल रहा है 33 लाख 50,000 हो गया मेरा जो। तो मैं Jan 25 से मैं 50,000 और ऐड कर सकता हूँ थ्रू SIP। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आपकी। हाँ, मंथली SIP मैं 50,000 जो 37,500 ऑलरेडी चल रही है उसमें 50,000 और ऐड कर सकता हूँ 5 साल की, नेक्स्ट 2030 तक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो मैंने फंड्स लिए हैं ये क्या ठीक है कि, और जो मैं 50,000 और ऐड कर दूँ तो मुझे 2030 तक मेरे कितना कॉर्पस बन जाएगा? मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ कॉर्पस हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं, बिल्कुल विरल आपकी मदद करेंगे, आपको पूरा आइडिया देंगे कितना एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे। पहले मैं फटाफट से आपके जो फंड्स हैं वो बता देती हूँ विरल को, और पहले इनका पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं विरल। इनके पास है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसी प्रू फोकस्ड इक्विटी, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी में 6,500 रुपये महीना है। बाकी तीनों फंड्स जो उसमें 7,500 रुपये महीना डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 5,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2,500 रुपये पर मंथ और ICICI प्रू ALSS टैक्स सेवर में 2,000 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। अब ये तो रहा इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और इसके अलावा इन्होंने लमसम डाला हुआ है 4 लाख HDFC मल्टी कैप में और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज में 6 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब क्वेश्चन इनका इंटरेस्टिंग है, जैसे इन्होंने कहा कि ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 33 लाख के आसपास की है, 37,500 की SIP कर रहे हैं और 6 साल 5.5-6 साल का हम मान के चलते टेंटेटिवली इनके पास इन्वेस्टमेंट टाइम है। तो कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे बाय 2030? और दूसरा ये कि इनको 50,000 रुपये महीना एडिशनल एलोकेट करना है, तो इन्हीं फंड्स में करें, नए फंड्स ऐड करें, पोर्टफोलियो कैसा है और कितना इकट्ठा कर पाएंगे 5 से 6 साल में? देखिए दीपाली, ये टोटल 7 फंड्स में निवेश किया है। वही वापस यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि एक ही एमसीज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। ऑलमोस्ट 3 फंड्स ICICI के हैं, 2 निपॉन के हैं, STP और लमसम अगर उसको भी देखें तो टोटल 4 फंड्स HDFC के हैं। तो पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली बदलाव की ज़रूरत है। बट देखिए कैसा है, अभी उनके पास समय काफ़ी कम है। वैसे देखने जाए तो 5-6 साल यहाँ से वो टारगेट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो चेंज ना करे तो भी चलो ठीक है, एक यहाँ से यही पोर्टफोलियो कंटिन्यू करे। ओवरऑल अगर टारगेट की बात करें तो 1 करोड़ वो हासिल कर पाएंगे आने वाले जो 2030 का उनका टारगेट है। 12% अनुमान से भी मैं लगाऊं, ये जो स्ट्रेटेजी कंटिन्यू कर रहे हैं STP की, SIP की जो पूरी स्ट्रेटेजी है, सभी को मिलाकर अगर देखें तो 1 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे वो आने वाले 5-6 सालों में ये फंड से। ओके, और इनको जो नए 50,000 के जो एडिशनल पैसे डालने हैं वो किस फंड में डालें मेरे लिए? ये HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड और जो मल्टी कैप फंड है उसी में वो ऐड करें। ओके ओके, ठीक है, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। फंड एलोकेशन आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। विरल हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। चंदन नंदा नोएडा से हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। चंदन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम इससे पहले भी मैं एक बारी अपने पोर्टफोलियो को लेकर मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो को लेके है। सो करेंटली वो 25,000 पर मंथ म्यूचुअल में रही है, जिसका और करेंटली जो उसका वैल्यू है अबाउट 17.5 लाख, और ये इन्वेस्टमेंट हमने 2019 से स्टार्ट किया था। मैंने आपको सारे SIP के डिटेल्स भेजे हैं और 5,000 पर मंथ वो NPS में भी कर रही है, प्लस थोड़ा हेजिंग के पर्पज से हमने गोल्ड में भी 2,500 पर मंथ जो पेपरलेस गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट किया है। लक्ष्य हमारा है 10 करोड़ इन नेक्स्ट 20 ईयर। और अगर एक बार ये हमारे पोर्टफोलियो देख के सर अगर एडवाइस कर दे, अगर सब कुछ सही लग रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं। बिल्कुल डेफिनेटली एडवाइस किया जाएगा आपको चंदन जी। और 20 से 25 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। सालाना 10% ये एलोकेशन बढ़ाते भी हैं। फिलहाल जो इनकी SIP हो 25,000 रुपये महीने की चल रही है। विरल फटाफट से मैं इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो बता दूं। कैनरा रोबोको ALSS टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, ये इनका पोर्टफोलियो है। बाकी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने जो बताई वो ठीक है। इनके पास टर्म इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, NPS पेपर गोल्ड में भी पैसे डाल रहे हैं, तो वही कि इनकी राइट स्ट्रैटेजी है। बट इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इनके गोल पर आपका सजेशन? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल देखें तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। आपने सही कहा, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। अभी जो गोल है 55 इयर्स के, इसमें ओवरऑल उनको 10 करोड़ हासिल करने हैं। ओवरऑल अगर आप उनकी करंट SIP वो स्टेप अप भी प्लान कर रहे हैं, ओवरऑल उनकी जो करंट होल्डिंग और NPS को भी ऐड करे, तो सब मिलाकर अगर देखें तो 6 करोड़ 80 लाख जितना कॉर्पस वो जुटा पाएंगे। 10 करोड़ का टारगेट है, बट ओवरऑल ये पर्टिकुलर अमाउंट से स्टेप अप को भी मैं अगर इंक्लूड कर दूं तो 6 करोड़ 80 लाख वो ऐड कर पाएंगे। यानी गोल जो 10 करोड़ का है वो तो नहीं वो अचीव कर पाएंगे। उसके लिए ओवरऑल उनको 52,000 की SIP अगर वो करते हैं तो उनका जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। अगर सभी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को अगर ध्यान में रखें, फिर वो 52,000 ओवरऑल SIP से वो उनका टारगेट हासिल कर पाएंगे।
उनको यहाँ पे मैं सिर्फ एक पोर्टफोलियो में चेंजेस की मैं जो सलाह दूंगा, पीजिम का ब्लू चिप का जो फंड है वो पीजिम ब्लू चिप और पीजिम का जो मिड कैप है वो दोनों में से निकलकर निपॉन का मल्टी कैप और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप, ये दो फंड को रिप्लेस करके ये ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो अगर हो सके तो 52,000 की एसआईपी करते हैं तो टारगेट हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप एलोकेशन कर सकते हैं। 7 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इस पोर्टफोलियो के साथ। बात करेंगे अगले कॉलर से। रऊफ खान हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। खान साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी सर, मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने अपना नया पोर्टफोलियो बनाया है, मैं 2 मंथ्स ही हुए हैं मुझे इन्वेस्ट करे हुए, तो वो मैंने आपका ही चैनल देख के और कुछ फंड्स ऐड किए थे, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये मेरा 30 इयर्स अभी बाकी है रिटायरमेंट में, तो मैं इसकी अभी से प्लानिंग कर रहा था, तो ये फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है क्या, और अगर इनमें कोई चेंजेस हो तो वो आप बता दें, ताकि मेरी इनिशियल स्टेज है तो मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा, और 15% का मेरा स्टेप अप है इसमें। ठीक है, 15% स्टेप अप करते हैं। 12,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। हाल ही में इन्होंने पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट किया और जैसे इन्होंने कहा कि ये हर साल इंक्रीज करेंगे। 20 इयर्स का इनका होराइजन है, प्लस कितना इकट्ठा कर सकेंगे उस पर भी राय चाहते हैं। फंड इनके आपकी स्क्रीन पर है और मैं विरल को भी बता देती हूँ। बंधन कोर इक्विटी, मोतियारो स्मॉल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स, एसबीआई स्मॉल कैप, ये फंड्स हैं इनके पास। बताइए इनकी शुरुआत कैसी लग रही है आपको और क्या सजेशन। शुरुआत बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सारे कैटेगरीज के फंड्स उन्होंने रखे हैं, कोई एएमसीज भी एडिशनल यानी एक ही एएमसीज के 2-3 फंड्स नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी फंड सही है। बने रहे ये जो आपका टारगेट है ओवरऑल, उसमें यही फंड्स के साथ आप ओवरऑल एलोकेशन करते जाएं। स्टेप अप भी अगर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से 1 और 2 फंड्स ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, अगर नहीं किया तो भी ये 5 फंड काफ़ी सही है। बिना स्टेपअप के आप 20 सालों में कम से कम 1 करोड़ 24 लाख के आसपास 12% अनुमान से आप हासिल कर पाएंगे, और आप जो स्टेपअप का प्लानिंग कर रहे हो तो 20 सालों में वही स्टेपअप कर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 46 लाख का टारगेट आप हासिल कर पाओगे 12% अनुमान से आने वाले 20 सालों में। ठीक है, चलिए, तो ये रही सजेशन रऊफ आपके लिए और आपका पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टेड रहिए। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड। शो को समेटने का वक्त हुआ है क्योंकि। विरल बताइए आपके टॉप चॉइसेस क्या हैं। देखिए, करंट मार्केट सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दीपाली जी 4 फंड्स मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। HDFC फोकस फंड, ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड और इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, तो ये रहे 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। HDFC फोकस फंड, ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा लार्ज मिड कैप और इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, ये फंड्स हैं। इन फंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो इन चॉइसेस के साथ जा सकते हैं। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।